हेलो एवरीवन, मैं नवनीत पाठक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज 3 को डिस्कस करेंगे। दो सीरीजेस हमने कंप्लीट कर ली है, सीरीज 1 और 2, जिसमें मैं हम लोगों ने लगभग 30 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग भी 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे आपके नियोलिथिक एज के, मेगालिथिक एज के और चैल्कोलिथिक एज के। अगर मैं बोलूँ तो नवपाषाण काल, महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति के विशिष्ट लक्षण हैं? या क्वेश्चन नंबर 30 जो हम लोगों ने सीरीज 2 में डिस्कस किया था, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति के विशिष्ट लक्षण है? पिट ड्वेलिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर? तो ये किसके हैं? क्या वो हड़प्पा संस्कृति के हैं? क्या वो गंगा घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति के हैं? बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणिक संस्कृति के हैं? या कश्मीर के नवपाषाणिक संस्कृति के हैं? तो आप लोगों ने अगर पिछला सीरीज देखा है तो आपको पता होगा कि बिल्कुल ये कहाँ का है। ये कश्मीर के नवपाषाणिक संस्कृति का है। तो दो जगह मैंने आप लोगों को पिछले वाले में याद करवाई थी। एक था बुर्ज होम और गुफकराल। बुर्ज होम और गुफ कराल। अगर आप बुर्ज होम और गुफ कराल की बात करते हो तो ये झेलम नदी के किनारे पाए जाने वाले नवपाषाणिक सभ्यता की बात करता है। तो कौन कौन सा? बुर्ज होम और गुफ कराल। यह कश्मीर में है, नवपाषाणिक संस्कृति है, यहां से आपके गर्त निवास के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है बात। अच्छा, बुर्ज होम से और क्या मिला हुआ है? मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। कुत्ते को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। कहां से? बुर्जहोम से। कुम्हार की गुफा कहा किसे किसे कहा जाता है? गुफकराल को कहा जाता है। ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शवदान मानव शवदान में कुत्ते दफन किए गए थे। कहां पर दफन किए थे? डॉग्स वर बरीड इन ह्यूमन ब्यूरियल्स। कहां से? गुफकराल में, बुरजहोम में, मारतंड में या फिर मेहरगढ़ में? तो कहां पर अभी आपने देखा है? ये कहां से मिला है साक्ष्य? बुरजहोम से। कहां से मिला है? बुरजहोम से मिला हुआ है। कुमार की गुफा किसे कहा जाता है? गुफकराल को कहा जाता है। ये सब कैसे स्थल है? ये सब नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? At which of the following places the first evidence of cultivation of wheat and barley at Neolithic level has been found? क्या वो रंगपुर है? क्या वो लोथल है? क्या वो मेहरगढ़ है? क्या वो कोल्डीवा है? तो क्या है वो? यहां पर पूछा गया है गेहूं और जौ के खेती के। तो गेहूं और जौ के खेती के सबसे जो पहले प्रमाण मिले हैं वो मिला है आपके मेहरगढ़ में। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। अगर वहीं पर चावल का पूछता तो कौन सा हो जाता? लहुरा देवा हो जाता। चावल का पूछता तो संत कबीर नगर में स्थित लहुरा देवा हो जाता। लेकिन यहां पर किसके बारे में पूछा है? गेहूं और जौ की खेती के बारे में पूछा है। अब देखिए, मेहरगढ़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात। मेहरगढ़। पहली बात तो मेहरगढ़ है कहां पर? मेहरगढ़ पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। वहां पर एक नदी है जिसका नाम है बोलन नदी। बोलन नदी। इसके बारे में आपने एक दर्रा भी सुना होगा, बोलन दर्रा। इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है हिंदू कुश माउंटेन में बोलन दर्रा। बोलन नदी है वहां पर, उसी के पास मेहरगढ़ स्थित है। यहां पर लगभग 7,000 ईसा पूर्व 7,000 ईसा पूर्व के प्राचीनतम गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बात। वहीं पर अगर आप मेहरगढ़ की बात करते हो तो यहां पर पाषाण काल से लेकर के पाषाण काल से लेकर पाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक के हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सभ्यता तक के अवशेष मिले हैं। कहाँ की बात कर रहा हूं? मेहरगढ़ में। ठीक है बात। अच्छा, यहां पर एक बात बताइए, जब यहां पर खेती करना आरंभ हो गया था तो जब खेती कब की जाएगी? जब वहां पर मानव का सेटलमेंट होने लगेगा, मतलब वहां पर स्थायी जीवन होगा। तो स्थायी जीवन का प्राचीनतम प्रमाण कहां पर मिला हुआ है? वो है आपके मेहरगढ़ में। अस्थाई। अभी मेरी आखिरी लाइन को जरूर ध्यान से सुनिएगा। आखिरी लाइन जो बोलूंगा, अभी आखिरी लाइन नहीं बोलना। अभी तो जो चीजें आपके पेपर में चलती आ रही हैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन जहां पर मैं आखिरी लाइन बोलूंगा उसको समझिएगा ध्यान से। स्थायी जीवन के प्राचीनतम
प्रमाण कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है बात। पालतू भैंस का अवशेष कहां से मिला है? पालतू भैंस का सबसे प्राचीनतम पालतू भैंस का अवशेष कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला हुआ है। मेहरगढ़ के बारे में इतनी चीजें ध्यान में रहेंगी। मेहरगढ़ कहां पर है? पाकिस्तान का प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पर बोलन नदी के किनारे है। 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। स्थायी जीवन का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ है। पालतू भैंस के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। अब देखिए बाबू, ध्यान समझिएगा। जो मेहरगढ़ है, पिछले सीरीज में आपको सिखाया बताया था मैंने, मेहरगढ़ जो है वो 7000 ईसा पूर्व में खेती के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन वहीं पर आज के डेट में सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ का मिला हुआ है? लहुरा देव के में। लहुरा देव मिला है। ये लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व का प्रमाण मिला है। समझे बात को कि नहीं समझे? 9000 से। और यहां पर किसके खेती के साक्ष्य मिले हैं? चावल का। तो जब गेहूं और जौ की बात करेगा तो मेहरगढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछता है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है, अब जब कृषि बोलेगा तो उसमें कोई भी अनाज हो सकता है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला? और ऑप्शन में दे रखा है मेहरगढ़ और ऑप्शन में दे रखा है लहुरा देवा। तो लहुरा देवा के साथ आप लोग जाएंगे। ये है मेरी आखिरी लाइन। समझ में आई बात? ये है मेरी आखिरी लाइन। अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देवा दोनों दे रखा है तो किसके साथ जाएंगे आप? लहुरा देवा के साथ जाएंगे। समझे बात? क्योंकि आज की डेट में ये चेंज हो चुका है। एनसीईआरटीज जो पुरानी एनसीईआरटीज है वहां पर मेहरगढ़ दे रखा है, परंतु अब चेंज हो चुका है। अब क्या हो चुका है? लहुरा देवा हो गया है। प्राचीनतम साक्ष्य किसके? चावल के या फिर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां पर है? पिला है लहुरा देवा। कहां पर है? यूपी में संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ठीक है बात। अब सुनिए, स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण अभी तक क्या था? मेहरगढ़ था। स्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण कहां पर अब हो जाएगा? लहुरा देवा हो जाएगा। बाकी सारी चीजें वही हैं। गेहूं और जौ का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ का, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देवा, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में लहुरा देवा, स्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य आपके भारत में लहुरा देवा। समझ में आया ना क्या मैंने बोला है? ठीक है बात। नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कृषि का पूछेगा तो लहुरा देवा, गेहूं और जौ का पूछेगा मेहरगढ़, चावल का पूछेगा लहुरा देवा, स्थायी जीवन का प्राचीनतम प्रमाण कौन सा मिला है? लहुरा देवा। परंतु यहां पर ऑप्शन में लहुरा देवा नहीं है तो किसके साथ चले जाएंगे? मेहरगढ़ के साथ। लेकिन अगर मेहरगढ़ और लहुरा देवा दोनों साथ में रहेंगे तो किसके साथ जाएंगे? लहुरा देवा के साथ जाएंगे, कृषि वाले में। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला? अब व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण अब देखते हैं क्या इसमें लहुरा देवा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल और कोटजी। कालीबंगा की बात करेंगे तो कहां पर? राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल की बात करेंगे तो गुजरात में। कोटदी जी कहां पर है? ये तीनों जो देख रहे हैं ये आपके हड़प्पन साइट हैं। कालीबंगा, लोथल लोथल और कोटजी। कोटदी जी कहां पर है? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे मिलता है। अब व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलेगा? लहुरा देवा होता तो लहुरा देवा हो जाता, परंतु यहाँ पर क्या है? आपका मेहरगढ़ है। क्या है आपका? मेहरगढ़ है। ठीक है बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरा स्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका तो सही से जवाब क्या है? मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। समझ में आ गई बात? आमरी कहां पर है? आमरी कहां पर है? आमरी है आपके सिंध प्रांत में। आमरी कहां पर है? सिंध प्रांत में। ठीक है बात। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम प्राचीनतम स्थायी जीवन के। अब क्या यहाँ पर लहुरा देवा दिया हुआ है? नहीं। क्या धोलावीरा? नहीं। धोलावीरा आपके हड़प्पन साइट है। किले गुल मोहम्मद ये भी आपके सिंध प्रांत में पड़ता है। ये भी क्या कैसी साइट है आपकी? हड़प्पन साइट है। कालीबंगा ये आपके राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में। ये भी कैसी साइट है? हड़प्पन साइट है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। लेकिन वहीं पर अगर ऑप्शन में क्या दिया रहता? लहुरा देवा दिया रहता तो किसके साथ चले जाते? लहुरा देवा के साथ चले जाते। बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। समझे बात को कि नहीं समझे? सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, सारे सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला प्राप्त हुआ? विच हैज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड बफेलो हैज बीन फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो आप लोग ये देख चुके हो, अभी बता चुका हूं आपको कहां से मिला है ये। मेहरगढ़ से मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा था? अब देखिए यहां पर पूछा है मानव, यहां पर ये नहीं पूछा है भारतीय मानव, यहां पर पूछा है मानव। तो जब भी मानव होगा तो पूरे विश्व की बात होगी। क्या वो गेहूं था? क्या वो चावल था? क्या वो जौ था? क्या वो बाजरा था? वो था आपका जव, बार्ले। सबसे पहला अनाज कौन सा उगाया गया? जव।
जब आप ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद को में इसी में जव को लिखा गया है यव, ऋग्वेद में यव लिखा गया है, जव को क्या लिखा गया है, यव लिखा गया। यव अनाज है ऋग्वेद के अनुसार, किसकी बात करता है, जव की। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्रयुक्त अनाज था, वो था बारले या फिर जव। कहां से मिला इसका साक्ष्य, इसका साक्ष्य मिला है मेसोपोटामिया से। कहां से मिला है, मेसोपोटामिया से। दजला और फरात नदियां, जो कि इस समय टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी है, उसके दोआब में स्थित है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक का दोआब ही होता है, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब। ठीक है बात, दजला और फरात नदियों के बीच का ये क्षेत्र है मेसोपोटामिया। वहां पर सबसे पुराना जव का अवशेष मिला है, सबसे पहला अनाज जो मानव ने उगाया था वो था आपका जव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ताम्र पाषाणिक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे। अगर आप यहाँ पर चैल्कोलिथिक एज, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक एज किसको कहा जाता है, जहां पर कॉपर कॉपर और स्टोन दोनों का प्रयोग हो, कॉपर और स्टोन दोनों का प्रयोग होता है, उस एरा को बोला जाता है ताम्र पाषाणिक काल। अब सुनिए, जब भारत में ताम्र पाषाणिक काल चल रहा था, उसी समय सिंध प्रांत की अगर आप बात करेंगे तो उस क्षेत्र में हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया था। ठीक है बात, अच्छा। यहां से ये पाते थे कॉपर, और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से ये मंगाते थे टिन, और या फिर बस्तर वाले क्षेत्र से तांबा मंगा लेते थे, वहां से तांबा मंगा लेते थे। तो वहां से अगर बात करेंगे तो कॉपर हो गया, कॉपर कहाँ से आता था, ताम्र पाषाणिक स्थल से। टिन आ जाता था आपके अफगानिस्तान और उस वाले क्षेत्र से, और वहां से ये लोग मिला करके बनाते थे ब्रॉन्ज। क्या मिला बनाते थे, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज, तो कॉपर और टिन मिलाकर के किसका निर्माण करते थे, ब्रॉन्ज का। इसीलिए जो आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो अब सुनिएगा बात को, ताम्र पाषाणिक काल कौन सा काल है जहां पर कॉपर और स्टोन दोनों का प्रयोग किया जाए, जहां पर तांबा तांबा और पाषाण दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बात, अब सुनिए, यहां पर पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के लोगों को ताम्र पाषाणिक काल में फर्श के नीचे, घर में फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे। तो ये दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है बात, किधर दफनाते थे, नॉर्थ से साउथ की ओर दफनाते थे। ठीक है बात, उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अब सुनिए बाबू, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग किस काल में हुआ, चैल्कोलिथिक एज में। पश्चिमी महाराष्ट्र में सर्वाधिक क्षेत्र मिले हुए हैं, किसके, आपके चैल्कोलिथिक काल के। राजस्थान में भी मिला हुआ है। अभी मैं आपको सारे चैल्कोलिथिक जितने भी साइट्स हैं वो सब लिखवा देता हूं, परेशान मत होइएगा। ठीक है बात, चैल्कोलिथिक साइट वहां पर मिला हुआ है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आ, हाँ, कि वो कौन सा आपका एक काल है जहां पर, कौन सा ऐसी संस्कृति है जहां पर मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाया जाता था, तो वो कौन सी संस्कृति की बात कर रहा है, ताम्र पाषाणी संस्कृति की बात कर रहा है। ज्यादातर जो स्थल मिले हैं वो सिंध प्रांत के बाहर मिले हुए हैं। ज्यादातर स्थल कहां पर है, सिंध प्रांत के बाहर मिले हैं। भारत की अगर बात करेंगे तो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में यहाँ पर चैल्कोलिथिक साइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, नवदा नवदा टोली कहां पर है, एक मिनट सॉरी। अगर आप नवदा टोली टोली की बात करते हैं तो नवदा टोली एक प्रकार का ताम्र पाषाणिक या फिर चैल्कोलिथिक साइट है, और ये लोकेटेड है एमपी में। इसका जो उत्खनन था वो करवाया था एसडी संकालिया जी ने, संकालिया जी ने करवाया था, और लगभग 1957 और 59 के बीच में करवाया था एसडी संकालिया जी ने, संकालिया जी ने, एसडी संकालिया जी ने इसका उत्खनन करवाया था, किसका, नवदा टोली का। और ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में। ठीक है बात, उसी तरीके से अगर आपसे पूछे इनाम गांव कहां पर है, जोरवे कहां पर है, इनाम गांव और जोरवे कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इनाम गांव और जोरवे ये भी आपके चैल्कोलिथिक साइट है, कहां पर मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक है बात, अब सुनिए, नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसने करवाया था, एसडी संकालिया जी ने करवाया था। कब करवाया था, 1957-59 में करवाया था। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है, अब इनाम गांव कहां पर स्थित है, अभी मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में। अगर मैं पे जोरवे पूछता, जोरवे भी कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है बात, इनाम गांव और जोरवे कहां पर स्थित है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है बात, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो महाराष्ट्र में एक नदी है गोदावरी, आपको पता होगा। गोदावरी की एक शाखा है प्रवरा, प्रवरा के किनारे स्थित है जोरवे। और अगर पूछा चैल्कोलिथिक साइट का केंद्र का क्या था महाराष्ट्र में, वो था जोरवे, इसीलिए महाराष्ट्र में इस संस्कृति को जोरवे संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रसरण का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, मतलब वो कौन सी साइट है जहां पर लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वो साइट है आपके अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहां पर है, ये है एटा, एटा जिला यूपी में।
एटा जिला यूपी में। तो भारत में लौह धातु का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? ये मिला है अतरंजी खेड़ा, जो कहां पर स्थित है? एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है बात, लौह धातु का, लौह की बात कर रहे हैं, लोहे की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आपके महापाषाण की बात करते हैं, मेगालिथिक साइट की बात करते हैं। अच्छा, जब आप मेगालिथिक साइट की बात, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं चैल्कोलिथिक साइट आपको लिखवा देता हूं, यहाँ ना लिखवा करके पिछले वाले क्वेश्चंस में लिखवा देता हूँ। लौह धातु का हो गया यहाँ पर, यहाँ से आपका वैदिक काल का आरंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखवाता हूँ। ठीक है बात, देखिए, अगर आप संस्कृतियों की बात करते थे, चैल्कोलिथिक संस्कृति, तो सबसे पुरानी जो चैल्कोलिथिक संस्कृति है वो है गणेश्वर संस्कृति। गणेश्वर संस्कृति, ध्यान सुनते जाइएगा। संस्कृति, इसका जो समय माना जाता है, इसका जो समय माना जाता है, ये लगभग 2800 से 2200 मान लेते हैं, 2800 से 2200 ईसा पूर्व की है। ये कौन संस्कृति? आपके गणेश्वर संस्कृति। अच्छा, ये गणेश्वर है कहां पर? तो गणेश्वर की अगर आप बात करेंगे तो गणेश्वर आपका पड़ता है राजस्थान में। गणेश्वर कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में। ठीक है बात, गणेश्वर संस्कृति कहां पर है? राजस्थान में। उसी तरीके से अगर आप इसके बाद आते हैं तो इसका नेक्स्ट आती है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति, या फिर इसी का एक और नाम है बनास संस्कृति। बनास नदी के किनारे इसके साइट्स ज्यादा मिले थे, इसलिए इसको आहार संस्कृति या फिर बनास संस्कृति बोला जाता है, और इसका केंद्र क्या था? आहार था। वैसे गणेश्वर संस्कृति का केंद्र क्या था? सीकर था। सीकर एक जगह है, वो गणेश्वर संस्कृति का केंद्र था। बनास संस्कृति का केंद्र कौन था? आहार था, इसलिए इसको आहार संस्कृति बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड था, ये सब चैल्कोलिथिक में लिखवा रहा हूं, इसका जो टाइम पीरियड था ये लगभग 2000 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है बात, 1500 ईसा पूर्व तक था। 1500 ईसा पूर्व तक था। किस संस्कृति की बात कर रहा हूं? आहार संस्कृति। इसके बाद आता है जोरवे। जोरवे संस्कृति, ये कहां पर है? जोरवे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। जोरवे संस्कृति की अगर आप बात करेंगे तो ये लगभग 1400 से 1700 ईसा पूर्व इसका समय है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं मालवा संस्कृति, तो मालवा संस्कृति की अगर बात करेंगे तो ये एमपी वाले क्षेत्र में और आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलता है मालवा संस्कृति। ये जोरवे और ये मालवा संस्कृति लगभग एक ही टाइम पीरियड के हैं, तो इसका लगभग होगा 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व। 1200 ईसा पूर्व तक, 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक, ये किसका समय है आपके? ये किसका समय है आपके? ये 1700 नहीं, ये 700 है। 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक जोरवे संस्कृति। मालवा की अगर आप बात करेंगे, मालवा संस्कृति कब से कब तक था? 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक था। तो ये सारे जो मैंने आपको लिखवाया है, ये सारे कैसे हैं आपके? ये आपके चैल्कोलिथिक साइट है। तो सबसे पुराना अगर पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि ताम्र पाषाणिक काल की जननी किसे कहा जाता है, उसको गणेश्वर संस्कृति को बोला जाता है, राजस्थान में है। उसके बाद कौन सा आता है? आहार संस्कृति। उसके बाद कौन सा? जोरवे संस्कृति। और उसके बाद कौन सा? मालवा संस्कृति। कौन से दोनों समकालीन है? जोरवे संस्कृति और मालवा संस्कृति एक दूसरे के समकालीन है। सबसे पुराना कौन सा है? गणेश्वर संस्कृति। सबसे नवीनतम कौन सा है? सबसे नया, जो मतलब जो सबसे बाद तक चला है, जोरवे। देखिए इसका टाइम पीरियड कितना है? 700 ईसा पूर्व। एक बार और साफ साफ लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है बात। तो सबसे पुरानी कौन सी है? गणेश्वर संस्कृति। उसके बाद कौन सी है आपकी? आहार संस्कृति या फिर बनास संस्कृति। उसके बाद कौन सी है आपकी? जोरवे संस्कृति। और उसी के समकालीन चल रही थी कौन संस्कृति? मालवा संस्कृति। ये सारी कैसी संस्कृति आपकी? ताम्रपाषाणिक संस्कृति। तो सबसे पुरानी गणेश्वर संस्कृति। दूसरे बाद कौन सी? आहार या फिर बनास संस्कृति। उसके बाद कौन सी? जोरवे और फिर मालवा। ठीक है बात। गणेश्वर संस्कृति की अगर आप बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड कितना था? 2800 से 2200 ईसा पूर्व। 2200 ईसा पूर्व। आहार की अगर आप बात करेंगे तो इसका लगभग वही 2200 या फिर 2100 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1500 ईसा पूर्व। 2200 2200 याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर खत्म और यहां से शुरू, समझ में आ गई? 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद जोरवे की अगर आप बात करेंगे तो 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक सबसे बाद तक चलती रही थी जोरवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र की है। मालवा की अगर आप बात करेंगे तो मालवा का कितना है? 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक का। ये सारे कैसे हैं आपके? ये हैं आपके चैल्कोलिथिक साइट, चैल्कोलिथिक संस्कृतियां हैं। गणेश्वर, आहार, जोरवे और मालवा। इनके नाम कहां पर पड़े हैं? उस स्थान से पड़े हैं जहां से इनका उत्खनन करवाया गया है, राजस्थान। ये राजस्थान बनास नदी के किनारे। जोरवे आपका महाराष्ट्र में, मालवा एमपी और राजस्थान वाले सीमा पर। बहुत बढ़िया बात हो गई। ठीक है बात, ये तो आपको बता ही दिया लॉ काल का। हाँ, यहां से देखना था।
दक्षिण भारत में बृहद पाषाणिक समाधियां संबंधित है। अच्छा, अब बृहद पाषाणिक अगर समाधियों की बात करेंगे तो पहली बात तो ये समझिए, बृहद पाषाणिक संस्कृति है कहां पर, तो आपका जब दक्कन के पठार के नीचे या फिर आप दक्षिण भारत में जाते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं, वहां पर इस तरह की संस्कृतियां मिलती हैं। जब उत्तर भारत में लौ संस्कृति का, लौ समय का या फिर लौ संस्कृति की शुरुआत हो गई थी, उस समय दक्षिण भारत में कौन सी संस्कृति चल रही थी? मेगालिथिक या फिर बृहद पाषाण संस्कृति चल रही थी। ठीक है बात? तो अब सुनिए बात को। जब इस साइट की खुदाई करवाई गई थी तो इसमें बड़े बड़े कब्र मिले, बड़े बड़े कब्र, और इनके आसपास बड़े बड़े स्टोन्स लगा दिए जाते थे। उस कब्र के किनारे बड़े बड़े क्या लगा दिए जाते थे? स्टोन्स लगा दिए जाते थे। इसीलिए संस्कृति को मेगालिथिक मेगालिथिक कल्चर बोला जाता है। उस स्टोन्स के साथ उसको सराउंड करने की वजह से मेगालिथिक बोला जाता है। मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथिक मतलब होता है स्टोन, तो ये हो गया मेगालिथिक कल्चर। ठीक। जब इसकी खुदाई करवाई गई थी तो इसके कब्रों में से बहुत ज्यादा मात्रा में लोहे के हथियार प्राप्त हुए थे, लोहे के हथियार प्राप्त हुए थे। तो ये माना जा सकता है कि ये लोग युद्ध किया करते थे, वहां पर आसपास में युद्ध हुआ करता था। तो जो लोग मृत हो जाते थे उनके श्रद्धांजलि के तौर पर उनको सम्मान देने के लिए इस तरह के कब्र का निर्माण किया जाता था। तो उनके हथियार को, उनके वेपन्स को इसके साथ दफना दिया जाता था। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? क्या वो पूर्व पाषाण काल से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर स्टोन का यूज करते, स्टोन का प्रयोग होता। नव पाषाण काल नहीं, ताम्र पाषाण काल नहीं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? लौह काल से। किससे जुड़ा हुआ है? लौह काल से। दिमाग में रखिएगा, जब उत्तर भारत में लौह काल आ गया था तो दक्षिण भारत में कौन सा चल रहा था? मेगालिथिक कल्चर चल रहा था, वो भी साउथ का। आप इसको आयरन एज कह सकते हो, साउथ का क्या है? आयरन एज कह सकते हो। ठीक है बात? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। क्या जो ये बृहद पाषाण कालीन जो स्मारक हैं वो क्या दिखाते हैं? क्या वो सन्यासी की गुफाएं थे? क्या वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में थे? क्या वो मंदिर के रूप में थे? या फिर उपरोक्त में से कौन से नहीं? अभी मैंने थोड़ी देर बताया कि जो मृतक थे उनको दफनाने के लिए कब्र निर्माण किया जाता था और उसके आसपास किसको रख दिया जाता था? पत्थरों को रख दिया जाता था, तो मृतकों को दफनाने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या है? मृतकों को दफनाने के लिए मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स को बनाया जाता था। ठीक है बात? इसके साथ आज का ये लेक्चर समाप्त हो जाता है। थैंक यू। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।